नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अचानक वृद्धाश्रम से लौटी बूढ़ी माँ को देखकर पति पत्नी ने ऐसा क्या किया कि सब देखते रह गए। बच्चों को स्कूल छोड़कर अभी रिंकी घर वापस आकर बैठी ही थी कि उसके मोबाइल की बेल बजी। देखा तो उसकी सहेली का फोन था। फोन उठाते ही वो बड़े उत्साह के साथ बोली, हेलो रिया, कैसी है तू? अरे यार, तुम लोगों की बहुत याद आती है। हाँ रिंकी, हम लोग भी तुझसे बहुत मिस करते हैं। और बता, वहाँ सब कैसा चल रहा है? रिया ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए रिंकी ने कहा, क्या बताओ रिया, मेरे पति सचिन के ट्रांसफर के बाद जब से हम लोग कानपुर आए हैं, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहाँ। लेकिन ऐसा क्यों? नया घर पसंद नहीं आया क्या? रिया ने पूछा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा घर तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में है। आसपास जहाँ भी नज़र दौड़ाओ चारों ओर खूब हरियाली है। पर फिर भी मन में वो सुकून नहीं है जो मैं अपने पिछले घर में छोड़कर आई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरी नौकरी भी बहुत बढ़िया चल रही थी। घर पर काम करने के लिए काम वाली बाई भी बहुत अच्छी मिली हुई थी, बिल्कुल ईमानदार, जिसके हवाले सारे घर का काम छोड़कर मैं अपनी नौकरी पर बेफिक्र होकर आराम से जा सकती थी। शाम के समय जब घर लौटती थी तो घर पूरी तरह व्यवस्थित किया हुआ मिलता था। बच्चों की भी कोई चिंता नहीं रहती थी। पास में डे केयर जो था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जब से इनका ट्रांसफ़र हुआ है, मेरी ज़िंदगी में तो जैसे भूचाल सा आ गया है। ना तो यहाँ भरोसे लायक कोई मेड मिल रही है और ना ही घर के पास कोई डे केयर है जहाँ मैं अपनी जॉब के दौरान बच्चों को छोड़ सकूं। रिंकी ने कहा तो उसकी सहेली रिया बोली, ये बात तो है, शहर बदल जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। फिर तो तुझे बहुत परेशानी हो रही होगी ना? हाँ रिया, सचिन के तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गई है। बच्चे तो फिर भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं और सचिन भी आते ही अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए हैं। पर मेरा क्या? मेरा तो करियर पूरी तरह से चौपट हो चुका है। कहते कहते रिंकी का मन उदास हो गया। तभी एक कोरियर वाले ने दरवाजे पर बेल बजाई। अच्छा रिया, बाद में बात करती हूँ तुझसे, दरवाजे पर कोई आया है। कहते हुए रिंकी ने मोबाइल रखा और दरवाज़ा खोलकर कोरियर लेने लगी। अभी पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि उसकी सर्जरी नज़र थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक वृद्ध औरत पर पड़ी। उसे देखते ही वो अंदर तक कांप उठी। ये बुढ़िया फिर से यहाँ? भगवान, आखिर ये बूढ़ी औरत हर रोज मेरे घर पर ही टकटकी लगाए क्यों देखती रहती है? ना जाने क्या चाहती है ये बुढ़िया। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुप छुप कर हमारे बारे में जानकारी हासिल कर रही है? कहीं कोई लूटपूट के इरादे से? सोचते सोचते रिंकी का दिल दहल उठा। उसके मन में कई तरह की शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि 3 दिन से लगातार वो बुजुर्ग औरत उसके घर पर नजर बनाए हुए थी। हर क्षण रिंकी के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। जब रात को उसका पति सचिन घर आया तो रिंकी के चेहरे पर बेचैनी को भांपते हुए बोला, रिंकी, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है, कुछ परेशान लग रही हो। चिंता की तो बात है, वो अजीब सी बूढ़ी महिला आज फिर हमारे घर को टकटकी लगाए देख रही थी। न जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में। आखिर चाहती क्या है वो? रिंकी ने गुस्से और डर के मिश्रित भाव लिए कहा तो सचिन बोला,
अरे रिंकी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, एक बूढ़ी औरत ही तो है, कर ही क्या सकती है वो। आप भी कमाल करते हैं, आजकल माहौल अच्छा नहीं है, चोरी और डकैती तो एक आम बात हो गई है। आए दिन टीवी पर भी बच्चों के अपहरण की खबरें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। उस बूढ़ी औरत का हमारे घर पर नजर बनाए रखने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है, रिंकी ने कहा। यह सुनकर सचिन भी थोड़ा बेचैन हो उठा और फिर बोला, तो ठीक है, मैं सोसाइटी के गार्ड को खास ध्यान रखने के लिए कह देता हूँ। अगर अगली बार कुछ ऐसा होता है तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना। बात ज्यादा बढ़ेगी तो तुम पुलिस कंप्लेन करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की रिंकी की कोशिश जारी थी, ताकि वो फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर सके। हर रोज छत पर कपड़े सुखाते हुए रिंकी की नजर अनायासी इधर उधर दौड़ने लगती थी। 3 दिन से वो बूढ़ी औरत नजर नहीं आ रही थी। मन को एक सुकून मिला, चलो इस मुसीबत से तो पीछा छूटा। परंतु अगले दिन जब रिंकी अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर घर वापस आ रही थी, तभी सहसा उसके सामने वो वृद्ध महिला आ गई। उसे अपने सामने देखते ही रिंकी अंदर तक सिहर उठी और बहुत तेज गति से चलने लगी। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। बेटी, एक बार सुनो तो। वो बूढ़ी औरत पीछे से आवाज लगाती रह गई, लेकिन रिंकी तेज गति से दौड़ती हुई अपने घर चली आई और तुरंत दरवाजा बंद करके अपने पति को फोन लगा दिया। घबराने वाली कोई बात नहीं रिंकी, मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ, तब तक तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। फोन करने के करीब 20 मिनट के अंदर अंदर सचिन पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया। वो वृद्ध औरत वापस वहीं पेड़ की ओट में बैठी थी, जहां बैठकर वो हमेशा उस घर की ओर टकटकी लगाए देखती रहती थी। पुलिस ने सख्ती से उस औरत से पूछताछ की और फिर सोसाइटी के अन्य लोगों से भी कुछ सवाल पूछे, परंतु सारी पूछताछ के बाद जो कुछ भी सामने निकल कर आया, उसे सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद घर की बैल बजी तो रिंकी ने दरवाजा खोला तो देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर सचिन उस बूढ़ी औरत के साथ खड़ा था। वो कभी सचिन की ओर देखती तो कभी उस बूढ़ी औरत को। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, सचिन घर के अंदर आया और वृद्ध औरत गेट पर ही खड़ी रही। ये क्या सचिन, ये तो वही औरत है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो फिर आप उसे यहाँ क्यों ले आए? गुस्से से रिंकी ने पूछा। सचिन बोला, रिंकी, मैं तो पुलिस को अपने साथ लेकर आया था, ये जानने के लिए कि ये औरत कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन रिंकी, पूछताछ में जो कुछ भी सामने आया है ना, उसे अगर तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। लेकिन ऐसा क्या पता चला? बेचैनी भरे स्वर में रिंकी ने सचिन से पूछा। बात यह है कि जैसा हम उस औरत के बारे में सोच रहे थे ना, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है रिंकी। जानती हो कौन है वह औरत? आश्चर्यचकित चेहरा लिए रिंकी आगे की बात सुनने को बेकरार थी, तो सचिन ने कहा, इनका नाम रमा देवी है और हमसे पहले वो इस घर की मालकिन थी। ये बात सुनकर रिंकी को तो जैसी काटो तो खून नहीं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये घर तो आपने अपने दोस्त राजीव से खरीदा था, जिसे विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। क्या ये राजीव की माँ है? हाँ रिंकी, ये बेचारी बूढ़ी और अभागी औरत उसी राजीव की माँ है। लेकिन सचिन, राजीव ने तो बताया था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में है ही नहीं।
रिंकी ने कहा। उसने झूठ बोला था रिंकी। उसके पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद उस निर्लज्ज इंसान ने सबसे पहले धोखाधड़ी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और मैं अपनी विधवा माँ को ही वृद्धा आश्रम भेज दिया। उसके बाद ये घर हमें बेचकर वह चुपचाप विदेश चला गया। मैं अभी तक हैरान हूं, आखिर कोई इंसान अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब उसकी माँ का कोई और सहारा भी नहीं था। तब रिंकी विस्मृति से हो उठी और उधर सचिन की आंखें भी नफरत से भर आई। फिर कुछ सोचते हुए रिंकी ने कहा, अच्छा चलो, यदि इस मकान की पुरानी मालकिन है भी तो अब यहाँ क्या करने आई है वो, ये घर हमसे वापस मांगने? लेकिन सचिन, हमने तो इस घर की पूरी कीमत देकर इसे खरीदा है ना। रिंकी चिंता भरे स्वर में बोली। सचिन ने कहा, अरे नहीं रिंकी, वो बात नहीं है। दरअसल आज उनके पति की मृत्यु को पूरे 1 साल हो चुका है। उनकी पहली बरसी है, इसलिए वो उस कमरे में उनकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है, जहाँ वो और उनके पति रहते थे, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लो, ये भी कोई बात हुई भला? ये घर अब उनका थोड़ी ना है, और ना ही उस कमरे से अब उनका कोई लेना देना है। फिर ये प्रार्थना करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है? मुझे तो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, रिंकी ने कहा। अरे रिंकी, वो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आस्था नहीं तो ना सही, उनकी तो है। और यदि हमारी एक हाथ से किसी को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा चला भी किया जाएगा। करने देते हैं उन्होंने प्रार्थना, थोड़ी तो देर की बात है। हाँ, बात तो ठीक है आपकी, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए, अरमाने ढंग से रिंकी ने कहा। सचिन जाकर रमा जी को अंदर लेकर आ गया। बिल्कुल दुबली पतली सी काया, बूढ़े शरीर पर पुरानी सी सफेद सूती साड़ी, जहाँ एक और शरीर से हड्डियां बाहर निकलने को आतुर थी, तो वहीं दूसरी ओर अंदर तक धंस चुकी उनकी आंसुओं से भीगी आंखें। रमा देवी को गौर से देखते हुए रिंकी का कलेजा मुंह को आ रहा था। अंदर आकर रमा जी ने रिंकी और सचिन के सिर पर हाथ रखकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए और फिर एक नजर उठाकर उस घर को देखने लगी जो कभी उनका अपना हुआ करता था। पल भर में ना जाने कितनी ही यादें उनके मानस पटल पर उभर आए। ना जाने कितने सुख और कितने दुख भरे पल एक साथ उनकी आंखों में तैरने लगे। ये कमरा हुआ करता था मेरा और राजीव के पिताजी का। कोने वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए रमाजी रूंधे स्वर में बोली, तो सचिन ने जाकर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। हाथ जोड़कर सचिन और रिंकी का आभार प्रकट करते हुए मैं कमरे के भीतर चली गई। कमरे को नजर भरकर देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू को पोंछते हुए वो एक कोने में जाकर बैठ गई और दिया जलाकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हुए भी उनकी बंद आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। जब कुछ समय बाद प्रार्थना करके वे कमरे से बाहर आई तो वापस रिंकी और सचिन को ढेर आशीर्वाद देने लगे और फिर बोली, एक समय था बेटा जब इस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी और उस समय तो मैंने यही सोचा था कि अब इस घर में मेरी अर्थी उठेगी। परंतु कहते कहते रमा देवी का स्वर रुआसा हो गया। फिर कुछ पलों के अंतराल के बाद उस घर को निहारते हुए बोली, अपने परिवार के साथ मैंने यह जिंदगी के कितने खूबसूरत और खट्टे मीठे पल बिताए थे, लेकिन राजीव के पिताजी के जाने के साथ ही जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया।
रिंकी और सचिन रमा जी की सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। रमा जी जाने से पहले घर के हर हिस्से को निहारते हुए मानो वो दृश्य अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मन तो उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं था, परंतु ज्यादा देर तक वहां रुक भी नहीं सकती थी। इसलिए थोड़ी देर अपने दिल का हाल सुनाकर रमा जी भारी मन से उठी और बोझिल कदमों से बाहर जाने लगी। सचिन उनकी हालत को समझ रहा था। वह मन ही मन रमा जी के लिए थोड़ा चिंतित हो उठा था। अरे माँ जी, आप बैठो, रिंकी आपके लिए चाय बनाकर लाती है, आप चाय पीकर ही जाना। नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी इच्छा का मान रखा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे नहीं माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं बस कुछ ही देर में चाय लेकर आई, कहते हुए रिंकी रसोई घर में चली गई। रमा जी वापस सोफे पर आकर बैठ गई। उसी समय सचिन रसोई घर में आया और उत्साहित स्वर में बोला, रिंकी, एक बहुत अच्छा आइडिया आया मेरे दिमाग में, जिससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और इन माता जी के मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं भी तो जानूं कि आखिर ऐसा कौन सा आइडिया आया आपके दिमाग में, रिंकी ने हैरानी से पूछा। तो सचिन ने कहा, क्यों ना हम इन्हें अपने घर में ही रख ले। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो सचिन? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। यह कोई धर्मशाला नहीं खोलनी है हमने, रिंकी गैस जलाते हुए बोली। तो सचिन ने उसे समझाते हुए कहा, रिंकी जरा सोचो तो, वैसे भी तो वो अकेली हैं, कितनी दुखी हैं बेचारी, और यहाँ इस घर में तो जैसे उनकी जान बसी है। अगर हम उन्हें यहाँ रहने की जगह दे दें तो उन्हें ये घर छोड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी रिंकी। वो हमारे घर का ख्याल भी रख लेंगी, फिर तो तुम बड़े आराम से अपनी नौकरी पर जा सकती हो। सचिन की बातें सुनकर रिंकी सोच में बढ़ गई और फिर बोली, तो क्या तुम उन्हें नौकर बनाकर यहाँ रखना चाहते हो? तो सचिन ने कहा, अरे नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे, इन्हें तो हम अच्छा पहनने और खाने को दे देंगे, और वैसे भी काम के लिए तो काम वाली बाई आती है, लेकिन उनके यहाँ रहने से हमें ये फायदा हो जाएगा कि ये इस घर के सदस्य की तरह काम वाली बाई पर भी नजर रख लेंगी और हमारी अनुपस्थिति में घर का ख्याल भी रख लेंगी। फिर तो तुम भी टेंशन फ्री होकर अपनी नौकरी पर जा सकती हो, क्योंकि घर का काम और बच्चों को संभालने के लिए पीछे से माँ जी तो होंगी। अच्छा, तो ये आइडिया तुम्हारा, मान गई तुम्हें, लेकिन क्या माता जी इस बात के लिए राजी होंगी? रिंकी ने कहा, लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जहाँ उनकी जान बसी है, हम तो उन्हें बस उस घर में रहने के मौके दे रहे हैं, वो मना तो कर ही नहीं सकती। लेकिन सचिन, सोचने वाली बात है कि उन्हें तो उनके बेटे ने ही धुतकार दिया। ऐसा तो नहीं कि माँ जी ही अच्छे से आपकी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि वह मालकिन बनकर हमारे घर पर अपना हक समझने लगे। अरे रिंकी, ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम निश्चित होकर रहो। ये सुनकर रिंकी चुप रह गई और फिर सोचने लगी, बात तो ठीक है, माँ जी के यहाँ रहने से मुझे बहुत सुख हो जाएगा। अभी तो मुझे ज़रूरत है तो उन्हें यहाँ रख लेती हूँ, फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो निकाल बाहर करूँगी उन्हें। वैसे भी ये घर हमारे नाम पर ही है, तो ये बूढ़ी औरत कर ही क्या सकती है हमारा। अरे रिंकी, किस सोच में पड़ गई तुम? चाय लेकर बाहर आओ, फिर उनसे बात करके देखते हैं, कहकर सचिन रसोई घर से बाहर आ गया। चाय पीते हुए सचिन ने कहा, माँ जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। जिस जगह के साथ इंसान की इतनी यादें जुड़ी हों, उस जगह को यूं छोड़कर जाना आसान नहीं होता। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप यहीं इसी घर में रुक जाइए। सचिन के प्रस्ताव पर रमा जी की आंखों में चमक आ गई।
उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर मन ही मन वो भी तो यही चाहती थी। परंतु फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि जमाना तो इतना स्वार्थी है कि अपना सगा बेटा भी पैसे की लालच में दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देता है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो फिर पराये लोगों से कैसे उम्मीद लगा लूं? कोई मुझे बिना मतलब के अपने पास क्यों रखेगा? ये सोचकर फीकी सी मुस्कान लिए रमा जी बोली, अरे नहीं, मैं वही वृद्धाश्रम में ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को परेशानी होगी। इतना सुनते ही रिंकी तपाक से बोली, अरे नहीं माँ जी, परेशानी क्यों होगी? बल्कि आपके यहाँ रहने से तो हमें आराम हो जाएगा। मेरा मतलब है आप बेझिझक यहाँ रह सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। रवाजी रिंकी की बातों के पीछे छिपी मंशा समझ चुकी थी। जिंदगी से मिले कड़वे अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन फिर भी सब कुछ समझते हुए भी उस घर में वापस रहने के मोह में रमा जी उन्हें मना ना कर सकी और उन लोगों के साथ उस घर में रहने आ गई। रमा जी ने आते ही किसी जादूगर की तरह पूरे घर को सुव्यवस्थित कर दिया और घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाली। हालांकि दोनों बच्चों दिशा और जय को एक अजनबी औरत के साथ रहना थोड़ा अजीब लग रहा था। रमा जी को वहां आए 1 सप्ताह बीत चुका था, परंतु बच्चे उस बूढ़ी औरत को अपना मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर एक दिन दोपहर को बच्चे स्कूल से घर लौटे और बोले, मम्मी, कल हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है। पता है, सब बच्चे अपनी दादा दादी को लेकर आने वाले हैं, लेकिन हमारे पास ना तो दादा दादी है और ना ही नाना नानी। इतना सुनते ही सचिन रमा जी की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे है तो सही, तुम्हारे पास तुम्हारी दादी माँ। नहीं, ये हमारी दादी माँ नहीं है। जानते भी हैं मेरे दोस्त आर्य की दादी कितनी मॉडर्न है। और ये तो जरे गुस्से से कहा और अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर रमा जी भी थोड़ी उदास हो गई, परंतु कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए भुजे बसे दोनों बच्चे रमा जी को अपने स्कूल ले जाने के लिए मान ही गए। एक नई साड़ी पहनकर रमा जी बच्चों के स्कूल जाने को तैयार हो गई। सचिन अपनी गाड़ी से उन्हें और बच्चों को स्कूल में छोड़ आए। दोपहर को जब वे घर लौटे तो दोनों दादी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मम्मी, पता है आपको, स्कूल में सभी इवेंट्स में दादी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तो स्पोर्ट्स इवेंट में भी भाग लिया और आने की दादी को भी हरा दिया। हमारी दादी तो सुपरस्टार है। कहते हुए दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। रमा जी ने अपने सरल और हंसमुख स्वभाव से बच्चों को भी अपना बना लिया। बच्चों ने दादी माँ कहकर बुलाते थे। उनकी निगरानी में घर के सभी काम सुचारू रूप से होने लगे। बच्चे अक्सर दादी माँ के पास सोने की जिद करते, इसलिए रिंकी ने उनका बिस्तर भी बच्चों के कमरे में ही लगवा दिया। आज सुबह जब रिंकी सोकर उठी तो 7 बज रहे थे। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई, कई बच्चों की स्कूल बस न छूट जाए। सोचते हुए रिंकी जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो चुके थे और अम्मा जी उन्हें नाश्ता खिला रही थी। बच्चों के टिफिन भी तैयार थे। ये देखकर जहाँ एक और रिंकी हैरान रह गई तो वही दूसरी ओर उसके मन को बहुत सुकून मिला। यही सब तो वो चाहती थी। अब रिंकी घर की जिम्मेदारियों का ज्यादा भार नहीं था, इसलिए उसने नौकरी के लिए कुछ जगह आवेदन भेजे। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई। अब वो बेफिक्री से अपनी नौकरी पर जा रही थी। प्रवासी को खाना पकाने का बहुत शौक था, इसलिए वो खाना पकाने का काम स्वयं करने लगी
और घर के बाकी सारे काम बड़ी कुशलता पूर्वक काम वाली बाई से करवा लेती। किचन का तो वो खास ख्याल रखती थी, खासकर बच्चों के खाने के लिए नए नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाकर दिया करती थी। यार रिंकी और सचिन ये देखकर हैरान थे कि उनके दोनों बच्चे जो हर रोज कभी चिप्स तो कभी पिज्ज़ा बर्गर की डिमांड किया करते थे, जंक फूड के अतिरिक्त जिन बच्चों को कुछ पसंद ही नहीं आता था, वो बच्चे घर के बने व्यंजन बड़े खुशी से खा रहे थे। दोनों बच्चे जो देर रात तक टीवी से चिपके रहते थे, अब दादी माँ को इस कदर घुल मिल गए थे कि रात को सोते समय टीवी देखने की जगह दादी माँ से कहानी सुना करती थी। रमाजी धार्मिक कहानियां सुनाकर दोनों बच्चों में अच्छे संस्कार डाल रही थी। बच्चों में आए सुख परिवर्तन को देखकर रिंकी और सचिन फूले ना समाते थे, क्योंकि उन दोनों ने कभी अपने बच्चों के साथ इस तरह समय गुजारा ही नहीं था। पहली बार आज उन दोनों ने महसूस किया था कि घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति से बच्चों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जिनके माता पिता तो बहुत पहले गुजर चुके थे, इसलिए उनके बच्चे आज तक इस सुख से वंचित रहे थे। आज ब्रह्मा जी ने दिशा और जय को सुबह सुबह जगाया तो वह दोनों बोले, नहीं दादी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, स्कूल की छुट्टी करना तो अच्छी बात नहीं है, रमाजी ने कहा तो दिशा बोली, अरे नहीं दादी, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज मम्मी और पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए आज तो घर पर पार्टी होगी। अच्छा बच्चों, तो ये बात है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मिलकर पूरा घर सजा देते हैं, रमाजी ने कहा तो दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने घर को खूब अच्छे से सजा दिया। ये देखकर रिंकी और सचिन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज से पहले बच्चों ने कभी उनके लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया था। मम्मी, पापा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बच्चों ने पूछा तो रिंकी बोली, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकती। कहते हुए रिंकी ने बच्चों को बाहों में भर लिया तो जय ने कहा, हमें पता था आपको जरूर पसंद आएगा, ये सब दादी का प्लान था। ये सुनकर रिंकी मन ही मन रमाजी के प्रति कृतज्ञ हो उठी। शाम के समय पहनने के लिए रिंकी ने अलमारी से अपने गहने निकाले, लेकिन गलती से गहनों का बक्सा वहीं बेड पर ही छोड़ दिया और फिर बच्चों को दादी के पास छोड़कर सचिन के साथ शॉपिंग करने चली गई। लेकिन जिस समय वो लोग घर वापस आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। रमाजी तो घर से गायब थी और बच्चे घर पर बिल्कुल अकेले थे। बेटा, दादी कहाँ गई? सचिन ने बच्चों से पूछा। पापा, वो दादी तो कहीं बाहर गई हैं। जाते जाते उन्होंने हमें घर का दरवाजा अंदर से बंद करने को कह दिया था। ये सुनते ही रिंकी के मन में एक शक पैदा हुआ। फिर उसे ध्यान आया कि उसने तो अपने सोने के गहनों का बक्सा अलमारी के बाहर ही रख दिया था। तुरंत उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि गहने भी वहां नहीं थे। अब उसका शक यकीन में बदलते देर न लगी। वो बच्चों के पास आई और बोली, बेटा, जब दादी बाहर गई थी तो क्या उनके हाथ में कुछ था? तो दिशा बोली, हाँ मम्मी, उनके हाथ में एक बैग था। देखा, वही हुआ ना जिसको मुझे शक था। चली गई ना हमें लूटकर। मेरे सारे गहने गायब हैं और भी ना जाने क्या क्या चुरा कर ले गई होंगी। बहुत यकीन था ना तुम्हें उन पर। रिंकी गुस्से से सचिन पर चिल्ला पड़ी। ये सुनकर सचिन भी हैरान रह गया। इस बात की तो उसे भी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बीत चुकी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और रमाजी घर के अंदर आए।
तभी सचिन ने पूछा, अरे माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। तभी रमा जी ने मुस्कुराते हुए एक शॉपिंग बैग सचिन की ओर बढ़ाया और एक छोटा सा उपहार रिंकी को दिया। ये क्या है माँ जी? सचिन ने पूछा तो रमा जी बोली कि तुम दोनों के लिए शादी की सालगिरह का उपहार है। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, तुम्हारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे, मेरी भगवान से प्रार्थना है। सचिन ने बैग खोलकर देखा तो उसमें उसके एक पेंट शर्ट थी, जिसे देखकर सचिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रिंकी ने अपना उपहार खोला तो देखकर चौंक गई। उसने एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। उसे देखते ही हैरानी से वह बोली, माँ जी, ये अंगूठी तो सोने की लगती है। हाँ बेटी, ये अंगूठी सोने की है। बहुत बनता मेरा कि तुम्हारे लिए इस खास दिन पर कुछ खास उपहार लेकर आओ। मेरे पास कुछ ज्यादा तो था नहीं, बस यही एक सोने की अंगूठी थी जिसे मैंने अपने पास बहुत संभाल कर रखा था। लेकिन अब सोचती हूँ किसे रखकर भला मैं क्या करूंगी, इसलिए बाजार जाकर इस अंगूठी को डलवा कर ले आई। तुम इसे अपने हाथ में पहनना, बहुत खूबसूरत लगोगी। ये सुनकर रिंकी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर बोली, तो माँ जी, क्या आप इसलिए गई थी? हाँ बेटी, और तुम्हारे गहने जो तुमने बाहर रख दिए थे, मैं उन्हें वापस अलमारी में रखकर ताला लगा दिया था। अब तो रिंकी की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। वो तो ये सोचकर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी कि जिसे लाचार समझकर मैंने अपने फायदे के लिए आश्रय दिया था, उस ममता मई माँ का दिल इतना बड़ा था कि अपने पास बचे इकलौते गहने को भी मुझे सौंप दिया, जिसने हमें और हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। उनकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद मैंने उस पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? सोचते हुए उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती, ये आपकी अमानत है। सेकी ने भरी आंखें लिए कहा तो रमा जी बोली, बेटी, ये एक माँ का आशीर्वाद है, इसे रख लो। क्या पता आगे कभी किसी मौके पर कुछ देने के लिए मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। नहीं माँ जी, आप ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। भगवान आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखे। कहते हुए रिंकी उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो दिन रिंकी को कभी नहीं भूला, क्योंकि उस दिन उसे भगवान ने एक ऐसा बेशकीमती उपहार दिया था जो अनमोल था, और वह उपहार था निस्वार्थ भावनाओं से भरा माँ का प्यार। और वो दिन रमा जी के लिए भी यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन से उस घर में उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा हुई एक आदरणीय माँ के रूप में। अगले ही दिन घर के बाहर लगी नेम प्लेट को भी बदल दिया गया और एक नई नेम प्लेट लगाई गई जिस पर लिखा था रमा निवास। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगीवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।